आइए वो कुछ मैथ के फार्मूले हैं जो हम आप लोग को बता देते हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी है आप लोगों के लिए वह। तो ये मैथ के फार्मूला पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा और ये एग्ज़ाम में 10 से 12 मार्क्स का आएगा। ये गारंटी आप लोग याद कर लीजिए, अच्छा से समझ लीजिए, ठीक हुआ। कराओ कि भाज्य बराबर फार्मूला होता हुआ भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, इसका जो फार्मूला होता है बच्चों। भाजक इसी को उल्टा किया गया, भाजक किया गया, यानी भाजक के जब आगे लोगे हुआ तो क्या होगा, ये देखो। तो भाज्य माइनस शेषफल, भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल, ये होता हुआ, ठीक है। भागफल बराबर जब लोगे यानी तीनों पूछ सकता ना आपसे वह, तो जैसे भागफल वाला ले हुए तो भाज्य माइनस शेषफल बटे भाजक होगा। भागफल बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटे भाजक होगा वह। अब शेषफल भी पूछ सकता है बच्चों, तो शेषफल होता है भाज्य माइनस भाजक गुणे भागफल। शेषफल और वह भाज्य माइनस भाजक गुणे भागफल, इस तरह से आप लोग पेड़ पर लिख लिख के याद कर जाइएगा। यूक्लिड विभाजन में ये फार्मूला यूज किया जाता है, जो कि यूक्लिड विभाजन हमें मासा निकालने का रहता है, यानी एसीएफ निकालना रहता है, तो हम ये फार्मूला का यूज करते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है वह। जहाँ पर ए भाज्य होता हुआ, बी भाजक होता हुआ, क्यू शेषफल भागफल होता हुआ, आर शेषफल होता हुआ, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल उनका मसा गुणे लसा होता। अब मानिए कि कोई पूछ देगा कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो दो संख्याओं का गुणनफल वह होता है उनका मसा गुणे लसा होता है। यानी कहने का मतलब ये अगला वह है कि ए गुने बी बराबर एसीएफ गुने एलसीएम। फार्मूला मान लो पहली संख्या दूसरी संख्या एलसीएफ एसएफ, ए गुने बी बराबर एसीएफ गुने एफसीएफ गुने एलसीएम होता है, ठीक है वह। ये जो है वास्तविक संख्याएं के फार्मूले थे वह। अगला करा कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी, यानी इसका कोई घात नहीं हुआ, इसके बिना घात वाला को, तो जिनका घात नहीं था उसका मान एक होता है, इसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम में आपसे पूछे रैखिक बहुपद क्या है, तो रैखिक बहुपद का घात क्या है, तो एक होता है। द्विघात बोले देखो तो द्विघात के बहुपद क्या हुआ है एक, क्योंकि इसका ना कुछ था, एक घात है, इसका क्या दो है तो इसका घात क्या है दो। त्रिघात का छोटो तो त्रिघात का तीन है ना। इसका देखो इसका सूत्र यह है, इसका जो व्यापक रूप है यह है, इसका व्यापक रूप यह है, इसका व्यापक रूप यह है, यानी पहचानने का चिन्ह यह है, इसका पहचानने किया, इसका पहचानेंगे, ठीक है। त्रिघात के तीन होता है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का क्या था वह सूत्र होता है। जो सूत्र वह यह देखो कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुने एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एक्स गुने अल्फा प्लस गुने बीटा, ये जो द्विघात कर फॉर्मूला बा। अगला बार नोट में बहुपद की जगह यदि समीकरण हो तो, बहुपद की जगह यदि समीकरण हो तो केवल जीरो लगा देना है। साफ बोला कि केवल जीरो लगा, यानी बहुपद की जगह समीकरण हो, यानी कहने का मतलब हो हुआ कि ये पूरा चीज़ मान देले हो, यानी 3 देले हो 4 देले पूरा मान देले हो, तो अंतिम में छोड़ ले हो तो वहाँ क्या कर देना जीरो लगा देना, क्योंकि जब तक जीरो नहीं लगाओगे ना तो बहुपद नहीं बनता, यानी लास्ट में बराबर के बाद जीरो नहीं लगाओगे तो जब तक बहुपद नहीं बनता हुआ, जीरो लगा देना। अब फार्मूला आता है देखो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर बा माइनस बी बट्टे ए होता, अल्फा गुने बीटा बराबर सी बट्टे ए, तो फार्मूला जानते हैं। फिर फार्मूला आता हुआ कि वन, इंपॉर्टेंट फार्मूला बा, ध्यान दीजिएगा ये फार्मूला पर थोड़ा, कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा किसका है माइनस बी बट्टे सी का है, किसका फार्मूला माइनस बी बट्टे सी का है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा किसका फार्मूला माइनस बी बट्टे सी का फार्मूला था, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बट्टे ए होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बट्टे ए होता हुआ। अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस गामा गुने अल्फा का फार्मूला था सी बट्टे ए होता। ये सब फार्मूले पेड पर लिख लीजिएगा, जो ताकि लिख सकते हो, रिवीजन करना, मार्कर लेके पेड पर जो लिख सकते हो सी बट्टे ए। फिर अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर माइनस डी बट्टे ए होता है। ये सब थोड़ा सा है दिखने लायक फार्मूला हुआ, ये सब टिक लगा दें, ये सब देख लेना अच्छा था सर। अब वह हम दो चर में चलते कि किसको घात त्रिघात ये सब हम बोलते हैं, है ना। ए1/A2 नोट इजकल टू B1/B2,
तो संगत है लेकिन केवल एक हल होगा। इसका पूछता है फॉर्मूला कि संगत है केवल एक हल होगा। अभी क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, अविरोधी होगा, आगे हल इसका नहीं होगा। ई कहने की इसकी अथी बाबा, ठीक है। कि दूसरा A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ये असंगत है वह, इसका कोई हल नहीं होता, असमानांतर होता हुआ, विरोधी होता हुआ। ये पूछता हुआ कि एक का क्या है, तो असंगत के रूप है, इसका कोई हल नहीं होता, और समानांतर होता है, विरोधी होता है। फिर 17 नंबर हुआ है कि A1/A2 B1/B2 C1/C2, यानी सब तीनों के तीनों क्या है, वह बराबर है। अगर तीनों के तीनों बराबर है वह, तो यह संगत होता, अपरिमिति रूप से अनेक हल भी होता, और इस संपाती आश्चर्यित होता। तीनों सही है। अब वह है द्विघात बहु समीकरण। डी बराबर फॉर्मूला था B² - 4AC होता है। द्विघात बराबर B² - 4AC होता है। डी बराबर होता है B² - 4AC वाला 0, जो कि मूल वास्तविक एवं समान होता है। जब 0 लग रहे तब मूल जो वास्तविक एवं समान होगा वह, ठीक है। एक होता है डी बराबर B² - 4AC, यानी 0 जब हो इससे क्या हो, छोटा, 0 इस सबसे क्या हो, छोटा, तब इस सब 0 से बड़ा हो, तब मूल वास्तविक एवं समान, यानी 0 से मान बड़ा आ जाए, समझना फॉर्मूला का मस्त हुआ। अगर 0 के बराबर आ जाए मान, ठीक है वो, तब मूल वास्तविक एवं समान होता है। लेकिन डी बराबर B² - 4AC और 0 से वह मान बड़ा हो, तब वह जब वह क्या, 0 से वह मान क्या हो, बड़ा हो, तब मूल वास्तविक आएगा, लेकिन असमान रहेगा, अलग अलग रहेगा। डी बराबर था B² - 4AC, अगर 0 बड़ा हो और ये सब छोटा हो, तब मूल अवास्तविक होता है बच्चों। यानी ये ध्यान देना है, ये कंफ्यूज ना कर लिखे एग्जाम में हुआ, ये बढ़िया से देख लेना थोड़ा, ठीक है। वीडियो को रिवीजन कर ये ध्यान से देना हुआ कि एक सारा फार्मूला था -B + -√√B² - 4AC/2A होता हुआ। फिर वह 23 नंबर में देखो दिया अल्फा बराबर एक फार्मूला था -B प्लस माइनस चिन्ह नहीं नीचे हुआ B² - 4AC/2A होता है ना। अब बीटा बराबर पूछेगा तो माइनस, अब माइनस यहाँ भी B² - 4AC, सब ध्यान से थोड़ा देखिएगा, क्योंकि इसमें प्लस के माइनस के चिन्ह हटाओ, इसमें प्लस के चिन्ह हटाओ। ये अल्फा का मान पूछे तो, और बीटा का मान पूछे तो, ठीक है बा। अब समानांतर श्रेणी में हुआ, यानी कि कहते हैं 5 नंबर 5.1 समानांतर श्रेणी निकालना, अगर डी के मान निकालना हुआ तो डी का मान निकालना है वो हमें है, तब जाके क्या करें, A1/A निकालेंगे, A2 - A1 करेंगे, A2 - A1 करेंगे वह। AN का मान निकालना हुआ तो A + N - 1 इंटू क्या करेंगे, D कर देंगे वह। ASN का मान निकालना तो N/2 इंटू 2A + N - 1 इंटू D कर देंगे, ठीक है। अंतिम पद से एनवा पद, अंतिम पद की बात करें, अंतिम पद से एनवा पद कहेगा तो A - N - 1 इंटू D, जहाँ A अंतिम पद है वह, यानी अंतिम से कहना कि अंतिम पद से इतना क्या होता है, पीछे से चलना, पीछे से घटाना हुआ है, ठीक है। ASN बराबर N/2 इंटू 2A + AN हुआ, ASN बराबर N/2 और A + AN हुआ, ठीक है वह। अब डायरेक्ट चलते हैं हम, जो वो आती है निर्देशांक ज्यामिति, ये बड़ा बढ़िया है बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देना इस पर थोड़ा बा। करा कि क्षैतिज निर्देशांक ज्यामिति में हुआ कि करा कि क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष एवं उदर्ग रेखा को बाई रखा, यानी क्षैतिज रेखा को हम कहते हैं एक्स अक्ष, क्षैतिज रेखा कहते हैं किसको हुआ, तो क्षैतिज रेखा मैं समझाता हूँ किसको कहता हुआ, क्षैतिज रेखा, और किसे कहते हैं, उदर्ग रेखा, ये मैं समझाता हूँ, देखिए वह इसको जो कहते हैं हम क्षैतिज रेखा, जो ऐसे होता है वह, ठीक है। और इस रेखा को हम जो कहते हैं वह क्षैतिज रेखा कहते हैं, ठीक है। इस रेखा को हम क्या करेंगे वह, इसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। जो इसे गिरा हुआ रहता है क्षैतिज रेखा, और जो खड़ा, यानी कि इस तरह से जो लाइन रहते वह दिया हुआ, इस तरह से खड़े लाइन जो रहता है खड़ा, इसको कहते हैं उदर्ग रेखा, ठीक है। तो क्षैतिज रेखा को हम एक से प्रदर्शित करते हैं, उदर्ग रेखा को हम बाई से प्रदर्शित करते हैं, जो कि आप लोग जानते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस जो ऐसे प्रदर्शित करते थे, इधर होता है ना बाई, इधर होता है एक्स होता है, बाई होता है, x1 होता है, बाई 1 होता है, तो ई रेखा को क्षैतिज कहा जाएगा, ई रेखा को वह उदर्ग रेखा कहा जाएगा, ठीक है वो। चलिए अब करा कि अब वह वीडियो में आपकी मूल बिंदु जिस बिंदु पर क्षैतिज, मूल बिंदु जिस बिंदु पर क्षैतिज एक्स अक्ष एवं उदर्ग रेखा बाई प्रतिच्छेद करती है,
ठीक है, उस बिंदु को मूल बिंदु कहने का अर्थात इससे समझबा कि इधर से भी देखबा एक्स इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इधर से भी आके प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ से भी प्रतिच्छेद कर रहा है। तो जो बीच में जो पॉइंट बनता है, बीच में जो प्रतिच्छेदी होता है वह उसी को हम मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, वह मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। देखो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 इसलिए था कि इधरों से 0, एक्सों के लिए 0 हुआ, बाइयों के लिए 0 हुआ, इसलिए मूल बिंदु का निर्देशांक क्या था 0। ये ऑब्जेक्टिव में आपका पूछा जाएगा वह कि मूल बिंदु का जो है निर्देशांक क्या होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0 0 होता है। ठीक है, किसी बिंदु के निर्देशांक के दो मान x y होते हैं। किसी बिंदु के निर्देशांक के दो मान तो बिल्कुल x y होते हैं, जिनमें पहले x को भुजा और दूसरे पहले x को भुजा या x निर्देशांक कहते हैं और दूसरे y को कोटि या y निर्देशांक कहते हैं। ध्यान देना, x को पूछेगा आपसे कि x को क्या कहा जाता है, तो x को भुजा कहते हैं वह भुज, और y को वह कहा जाता है कोटि। इस तरह से आपको ध्यान देना, x को भुज और y को कोटि कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद वह किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु की भुज या x निर्देशांक कहलाती। कर देखो, अगर बोलेगा वह कि किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी, बोले किसी बिंदु के बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु की भुज या x निर्देशांक है। अगर बाई की खिस्सा करे वह तो x निर्देशांक, और जैसी वह x के खिस्सा करे तो y निर्देशांक। ठीक है, किसी भी बिंदु की x से दूरी उस बिंदु को कोटि कहलाता। अगर x से कहेगा तो कोटि, x अक्ष से दूरी बोल रहा है उस बिंदु को कोटि या y निर्देशांक कहते हैं। x तो y तो x को भुजा कहेंगे, y को कोटि कहेंगे। ध्यान देना, ठीक है, वह x को, क्योंकि x को भुज कहते हुआ y को कोटि कहते इसीलिए। ठीक है, वह अगला वह है कि x पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x 0 एवं y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक y 0। क्योंकि देखो अगर x बराबर मानते हो तो y बराबर 0, y मानते हो तो x बराबर 0, ये तो कंफर्म हुआ है ना। दूरी सूत्र का फॉर्मूला आता हुआ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y का होल स्क्वायर। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी √x² प्लस y स्क्वायर होता है। ठीक है, वह मूल बिंदु, ध्यान देना सूत्र भी अलग अलग हुआ कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी x² प्लस y स्क्वायर। अब मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछे, मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछे तो x का मान x1/x2 y1/y2। अगर त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक x y, त्रिभुज में 3 कोण होता हुआ इसीलिए 3 देना, x1/x2 प्लस 3 यानी 3 को 3 को देना है ना, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। इस अगर त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक पूछे तो, क्योंकि वह त्रिभुज में 3 कोण होता है इसीलिए। विभाजन सूत्र से वह है ना, विभाजन सूत्र जिसमें m1 m2 के मान जिसमें दिया रहता है, तो m1 गुने x2 प्लस m2 गुने x1 m1 प्लस m2, m1 गुने y2 प्लस y2 गुने y1/m1 प्लस m2। ये जो है विभाजन सूत्र के उपयोग से के लिए हुआ है। त्रिभुज के क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना, त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वह फार्मूला आता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला है। नेक्स्ट वीडियो में वो हम आपको त्रिकोणमिति का वीडियो बनाकर हम आपको पेश कर देंगे।